तो नमस्कार सभी व्यूअर्स को, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपनी वीडियो पर, चैनल पर, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो जेंडर इकोनॉमिक्स का 2021 का पेपर भी मैं आप लोगों के लिए बड़ी मुश्किल से अरेंज करके लाया हूं। 2023 का मैंने अभी अपलोड कर दिया है, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके एमए इकोनॉमिक्स सेकेंड ईयर सोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा। तो आपको वहाँ पर 2021 का पेपर और 2023 का पेपर भी मिलेगा। क्योंकि 3 अप्रैल 2024 में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में पेपर है, और अगर ये पेपर मेरे को 2022 का मौका मिला तो मैं उसको कल ज़रूर अपलोड कर दूंगा, क्योंकि इस पर मार्केट में कुछ स्टडी मटेरियल है नहीं। काफ़ी सारे बच्चों के फ़ोन या कमेंट्स आते हैं, तो केवल रिवीजन पर्पज़ से मैं आप लोगों के लिए डिस्कस कर रहा हूँ बहुत जल्दी में, क्योंकि समय नहीं है मेरे पास भी, तो थोड़ा सा समय निकाला है आप लोगों के लिए। बहुत सारे बच्चे पीडीएफ के लिए मैसेज करते हैं, तो 210 रुपये डिपॉजिट करके आप 2021, 22 और 23 के सातों पेपर की पीडीएफ ले सकते हैं, यानी कि टोटल 21 पीडीएफ। ठीक है, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से आप डिपॉजिट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है व्हाट्सएप 6396242878। तो केवल मैसेज कीजिएगा, फ़ोन कॉल्स मत कीजिएगा, समय बिल्कुल नहीं होता रिसीव करने का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। चलिए, तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल महिला श्रम शक्ति में मुख्य महिला कर्मियों का प्रतिशत है 75%। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल मुख्य कर्मियों में महिला कर्मियों का प्रतिशत है लगभग 25%। यानी कि एक कारखाने में या कंपनी में या फैक्ट्री में अगर 100 पर्सन काम कर रहे हैं, तो उसमें से 25% पर्सन्स यानी कि 25 जो है वो फीमेल है। ठीक है, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल सीमांत कर्मियों में महिला कर्मियों का योगदान है 51%। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला कर्मियों की वार्षिक वृद्धि थी, तो वो थी 1.67%। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता अधिक होने के कारण हैं। तो क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, दोनों कारण हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी होती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार एक प्राथमिकता दी जाती है, रोज़गार को, नौकरी को, जॉब को। वहाँ पर शिक्षा को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाती। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों। आंसर सारे सीसीएस यूनिवर्सिटी की आंसर की से लिए गए हैं, इसमें मेरा कोई भी आंसर नहीं है, सारे सीसीएस यूनिवर्सिटी के आंसर हैं, ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला कर्मियों का कितने प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र में लगा है? लगभग 57%। महिला कर्मियों का एक बड़ा प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र में लगा है, यह इसलिए है क्योंकि, तो तीनों रीजन इसमें बिल्कुल सही है ऑप्शन, कि प्राथमिक क्षेत्र प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की गतिशीलता बहुत कम होती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अतिरिक्त रोज़गार के अवसर नहीं हैं। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, ये सभी। पुरुषों की तुलनाओं में महिलाओं का कम रोजगार प्रदर्शित करता है। देखिए, वो आर्थिक पिछड़ापन और सामाजिक पिछड़ापन दोनों को प्रदर्शित करता है ना। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों। भारत में वर्तमान में कुल कार्य शक्ति में महिलाओं का प्रतिशत है लगभग 30%। महिलाओं के रोजगार में वृद्धि का या वृद्धि के सकारात्मक प्रभाव हैं। तो तीनों ही हैं, कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि भी होती है, रहन सहन स्तर में वृद्धि भी होती है, और महिलाओं के हौसले में भी वृद्धि होती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ये सभी है ना।
इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स मुझे कमेंट बिल्कुल भी ना करें कि हमें इंग्लिश में पेपर चाहिए, यही मुझे हिंदी में अवेलेबल हुआ है बड़ी मुश्किल से, तो इसलिए मजबूरी है आप लोगों की हिंदी में पढ़ना, ठीक है। तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि इंग्लिश में इस समय अवेलेबल नहीं है, कभी फ्यूचर में मौका मिला तो देखा जाएगा। 11th है, लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा हेतु उत्प्रेरणाओं की राष्ट्रीय स्कीम प्रारंभ हुई थी सन 2008 में। भारत में बच्चियों को कैसे बचा सकते हैं, तो जागरूकता फैलाकर भी, लड़कियों के लिए शिक्षा व्यवस्था करके भी, और उनके लिए सुरक्षित वातावरण उत्पन्न करके भी। तो तीनों रीजन सही हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है इनमें, इन सभी से। नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत सरकार लड़कियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगी 6 से परास्नातक तक, यानी कि क्लास 6 से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक। परास्नातक मतलब पोस्ट ग्रेजुएट और स्नातक मतलब ग्रेजुएट। CBSE छात्राओं की शिक्षा के लिए उत्प्रेरणा के रूप में प्रदान करती है छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप। महिलाओं की शिक्षा बढ़ाती है, तो वो हमारे पारिवारिक आय को भी, यानी फैमिली इनकम को भी, रहन सहन के स्तर को भी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी, और जो हमारा सामाजिक स्तर होता है, जो सोशल लेवल होता है, उसको भी। तो डी राइट ऑप्शन है ना, ये सभी ऑल ऑफ दी अबव। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना प्रारंभ हुई थी सन 2010 में। जननी सुरक्षा योजना संबंधित है उन महिलाओं से जो संबंध रखती हैं BPL परिवारों से, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे, SC परिवारों से, है ना, शेड्यूल कास्ट और ST परिवारों से। तो इन सभी से जो है वो डी इसका करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान संबंधित है, तो उसमें भी तीनों ऑप्शन सही हैं कि अयोग्य महिलाओं से, अर्ध शहरी क्षेत्रों की महिलाओं से और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं से। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन है इन सभी से। सैनिटीज स्कीम प्रारंभ की गई थी, तो वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एवं स्पोर्ट्स द्वारा प्रारंभ की गई थी या स्टार्ट की गई थी। नई स्वास्थ्य नीति घोषित हुई थी, तो ये 15 मार्च 2017 को। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित हुआ था सन 1923 में। मातृत्व लाभ अधिनियम पारित हुआ था 1961 में। चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान है, तो वो महिला कर्मचारियों को मिलता है। समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित हुआ सन 1976 में। सामाजिक सुरक्षा में शामिल है, तो रोजगार की सुरक्षा, आय की सुरक्षा और कार्य की सुरक्षा, ये तीनों ही शामिल है ना। तो डी करेक्ट आंसर है ये सभी। लिंग बस्टिंग एक महत्वपूर्ण उपकरण है, किसका? पुरुष और महिलाओं दोनों के समान विकास हेतु। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग एक महत्वपूर्ण उपकरण है, किसके लिए? लिंग समानता लाने के लिए। लैंगिक असमानता पाई जाती है, तो वो श्रम सहभागिता में भी, पारिश्रमिक में भी और शिक्षा में भी। तो डी राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी में, ठीक है। भारत में केंद्रीय बजट के साथ लिंग बजट कब प्रारंभ हुआ? सन 2001 में। भारत में महिलाओं का साक्षरता दर है लगभग 65%। महिला सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ हुआ था 2011 में। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई 1993 में। वन स्टॉप सेंटर स्कीम कब प्रारंभ हुई थी? 2015 में। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना प्रारंभ हुई थी सन 2010 में। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी?
इंदिरा गांधी। भारत में प्रथम महिला और आईपीएस ऑफिसर कौन थी? किरण बेदी। देखिए कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, ये होता है भारतीय प्रशासनिक सेवा, है ना, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज। तो इंडियन पुलिस सर्विस एक होती है आईएएस। तो जो आईएएस ऑफिसर होते हैं वो ये प्रशासनिक में होते हैं, जैसे डीएम बन जाते हैं, कलेक्टर बन जाते हैं। और ये पूछा है आपसे आईपीएस, है ना, इंडियन पुलिस सर्विस। तो ये जो पुलिस वाले होते हैं जैसे एसपी, डीएसपी, एसएसपी, आईजी, कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, तो ये होते हैं आपके आईपीएस ऑफिसर। तो ये थी सबसे पहली भारत में किरण बेदी। ठीक है, ये अभी भी जिंदा है, ध्यान रखिएगा इसको। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की प्रथम महिला वाइस चांसलर, प्रथम महिला प्रो वाइस चांसलर कौन बनी? देखिए ये यहाँ प्रोफेसर वर्ड नहीं है, ध्यान रखिएगा, मैं इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये प्रोफेसर वाइस चांसलर पढ़ने में आ रहा है, एक्चुअली ये है प्रो वाइस चांसलर, तो वो है प्रोफेसर वाई विमला। देखिए जो नाम से पहले प्रो है तो वो है प्रोफेसर वाई विमला, और जो ऊपर है ना प्रथम महिला प्रो वाइस चांसलर, तो ध्यान रखिएगा वाइस चांसलर से जो एक नीची पोस्ट होती है वो होती है प्रो वाइस चांसलर, तो वो है प्रोफेसर वाई विमला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो वो रही हैं प्रतिभा पाटिल। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? वो हैं मदर टेरेसा। निम्न में से कौन लिंग संवेदीकरण कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन डी की समाज में जाति पदानुक्रम का अनुमूलन। निम्न में से कौन सा लिंग अर्थशास्त्र के विषय में सही नहीं है? तो ऑप्शन ए, यह नारीवाद परिप्रेक्ष्य से सामाजिक वास्तविकता का अध्ययन करता है। महिलाओं के अधिकार में शामिल है, अधिकार तो स्त्रियों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी, दोनों के लिए है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों। भारत में महिलाओं के अधिकार हैं तो वो समान वेतन भी है, गरिमा और शालीनता भी है, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी है। तो डी इसमें राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन महिलाओं का अधिकार नहीं है? सीधी सी बात है कि परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार। ठीक है, भारतीय संविधान की कौन सी धारा एक पत्नी को संरक्षण प्रदान करती हैं? तो वो है 498, 498। क्या महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है? हाँ। गरीबी का स्त्रीकरण से क्या अभिप्राय है? तो वो है पुरुषों और स्त्रियों में बढ़ती असमानता। भारत में स्त्रियों का अप्रदत्त कार्य बराबर है, तो वो जीडीपी के 3 से 4% के। भारत में एक महिला अपना कितना समय प्रतिदिन अप्रदत्त कार्यों पर लगाती है? यानी कि लगभग 5 घंटे। लिंग एवं विकास की पहुंच या दृष्टिकोण है, तो कल्याण पहुंच भी है, विकास में महिलाएं पहुंच भी हैं, और महिलाएं एवं विकास पहुंच भी है। तो इसमें डी राइट है, ये सभी। प्रभावशीलता दृष्टिकोण संबंधित है किससे? ये लिंग और विकास दृष्टिकोण से संबंधित है। लिंग मूलक अर्थशास्त्र की विधि है, तो अंतर्विद्या दृष्टिकोण और व्यापक एवं सूक्ष्म स्तरीय अध्ययन दोनों हैं। तो सी राइट ऑप्शन है, ए और बी दोनों। लिंग समंक और जनसंख्या पर प्रणाली के समंकों के शोध संबंधित हैं, तो वो लिंग मूलक अर्थशास्त्र की विधियों से संबंधित है।
महिलाओं के अधिकार हैं, तो देखिए तीनों ही हैं, यौन हिंसा से मुक्ति पाना, मतदान करना और सार्वजनिक पद ग्रहण करना, तो तीनों ही हैं। डी राइट ऑप्शन है ये सभी। महिलाओं की शारीरिक अखंडता और स्वायत्तता है, तो वो क्या है, वो है एक कर्तव्य। लिंग मूलक अर्थशास्त्र है, तो वो एक सामाजिक विज्ञान भी है और एक शैक्षिक अनुशासन भी है, तो डी ऑप्शन राइट है, ए और बी दोनों। लिंग अर्थशास्त्र अध्यापन और शोध के क्षेत्र में उभर कर आया है, कब, 1975 के बाद। कौन सा महिला अध्ययन से संबंधित नहीं है, पुरुषों की अधीनता। नारी अध्ययन एक शैक्षिक अनुशासन बना, तो वो नारीवाद की द्वितीय लहर के दौरान। गरीबी का महिलाकरण का कारण या के कारण हो सकते हैं, तो निम्न आय भी हो सकती है, शिक्षा का अभाव भी हो सकता है और मजदूरी भिन्नता भी हो सकती है, तो इसमें डी ऑप्शन राइट है, उपयुक्त सभी। गरीबी के महिलाकरण के प्रथम किसने नोट किया, तो गरीबों के महिलाकरण को प्रथम नोट किया डियाना पियर्स ने। गरीबी का महिलाकरण का या के अधिकार हैं, तो इसमें भी तीनों आते हैं कि अस्थायी आयाम, स्थानीय आयाम और मूल्यांकन आयाम, इंग्लिश में डायमेंशंस बोलते हैं, तो डी राइट ऑप्शन है ये सभी। गरीबी का महिलाकरण के परिणाम देखिए वो भी तीनों हैं, तलाक भी हो सकता है, परिवार संघर्ष भी हो सकता है और स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं, तो डी राइट ऑप्शन है ये सभी। महिला सशक्तिकरण के लाभ हैं, तो देखिए आर्थिक और अधिक उत्प्रेरणा भी हो सकती है और अधिक सृजनता भी हो सकती है, तो सी इसका राइट ऑप्शन है, ए और बी दोनों। महिला सशक्तिकरण के प्रमुख प्रकार कितने हैं, 5। निम्न में से कौन सा एक महिला सशक्तिकरण का प्रकार नहीं है, धार्मिक। महिला हेल्पलाइन स्कीम प्रारंभ की गई थी सन 2015 में। महिला साहसियों को समर्थन देने हेतु सरकार द्वारा संचालित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो है महिला ई-हार्ट। निम्न में से कौन सी स्कीम लड़कियों की शिक्षा और उनके कल्याण को प्रदान करती है, तो वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। शाश्वत विकास संबंधित है, तो वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी दोनों से संबंधित है, तो सी इसका राइट ऑप्शन है, ए और बी दोनों। लिंग का अर्थशास्त्र किसने लिखी, तो ये बुक लिखी है जे जैकबसन ने। महिलाओं की क्षमताओं का निर्माण किसने लिखी, के आर मूर्ति ने। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिलाओं का अनुपात है, तो वो है 51.7 रेशियो 48.53। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात है, तो वो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर है, तो वो पुरुषों की तुलना में कम है, लेकिन केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर महिलाओं की साक्षरता दर यानी कि जो लिटरेसी रेट है वो पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में महिलाओं की न्यूनतम साक्षरता दर है, तो वो है राजस्थान। देखिए राजस्थान में हो गई कम और केरल में हो गई ज़्यादा, ठीक है। जनसंख्या पर राष्ट्रीय आयोग की स्थापना हुई सन 2000 में। महिलाओं हेतु सामाजिक सुरक्षा उपायों में शामिल है
तो महिलाओं का सामाजिक बीमा और महिलाओं को सामाजिक सहायता, तो दोनों शामिल हैं। सी ऑप्शन राइट है, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सी महिलाओं के कल्याण से संबंधित है? तो उसमें AIDWA, NFIW और AIPWA तीनों ही शामिल हैं। तो डी राइट ऑप्शन है ये सभी। लिंग मूलक अर्थशास्त्र संबंधित है, तो वो पुरुषों और स्त्रियों दोनों से संबंधित है। तो सी ऑप्शन राइट है, ए और बी दोनों। महिलाओं के उत्पादक कार्य हैं, तो तीनों हैं। सरकारी विद्यालय में शिक्षण कार्य भी हो सकता है, आयकर विभाग में भी कार्य करना हो सकता है, और पुलिस में सिपाही के रूप में कार्य करना भी हो सकता है। तो इसमें डी ऑप्शन राइट है ना, ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य महिलाओं का उत्पादक कार्य है? ट्यूशन पढ़ाना। देखिए उत्पादक कार्य पूछ रहा है, अनुत्पादक नहीं पूछ रहा। प्रोडक्टिव फंक्शन, ठीक है। ट्यूशन पढ़ाना, ट्यूशन पढ़ाएंगे तो इनकम होगी। निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं का अनुत्पादक कार्य है? अनप्रोडक्टिव। तो वो क्या हो गया आपका? पानी लाना या बच्चों की देखभाल करना। गृहिणियों द्वारा घरेलू सेवाओं को महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि उन सेवाओं के बदले पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है और उन सेवाओं का बाजार मूल्य निर्धारित करना मुश्किल होता है। तो इसलिए इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों। स्त्रियों के अदृश्य कार्य हैं, तो वो तीनों हैं कि घरेलू सेवाएं भी हो सकती हैं, अपने परिवार की खेती पर कार्य भी हो सकता है, और बच्चों को जन्म देना भी हो सकता है। तो डी इसका राइट ऑप्शन है ये सभी। भारत में श्रम शक्ति का वर्गीकरण है, तो मुख्य कर्मी एवं सीमांत कर्मी, ग्रामीण कर्मी एवं शहरी कर्मी, और पुरुष कर्मी एवं महिला कर्मी तीनों हैं। तो डी इसका राइट ऑप्शन है ये सभी। मुख्य कर्मी कौन होते हैं? वे जो पूर्णकालिक हो, यानी कि जो ज़्यादा पूर्ण समय के लिए कार्य करते हों। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला कर्मियों की भारत में सहभागिता दर है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, 25%। महिला कर्मियों की सहभागिता दर अधिक है, तो वो है कलाकारों में, जिसे हम शिल्पकार भी कहते हैं। GRB से अभिप्राय है, तो पूरा नाम पूछ रहा है जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग। भारत के केंद्रीय बजट 2020 में लिंग बजट स्टेटमेंट के कितने भाग हैं? 2। लिंग बजट के प्रथम भाग में महिला स्कीमों के लिए आवंटन की प्रतिशतता है 100%। मनरेगा प्रदान करती है, तो देखिए महिलाओं के लिए कोटा भी प्रदान करती है, समान वेतनमान भी, और कार्य क्षेत्र में बच्चे को पालने की सुविधा भी प्रदान करती है। तो डी इसका राइट ऑप्शन है ये सभी। MWCD का अभिप्राय है ना, तो वो पूरा नाम आपसे पूछ रहा है एग्जामिनर कि मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। निम्न स्कीमों में से कौन सी स्कीम लिंग समानता लाने में सहायक है? उज्ज्वला, सुकन्या समृद्धि योजना और जननी सुरक्षा योजना। तो इसमें डी ऑप्शन राइट है ये सभी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 22 जनवरी 2015 में। सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ हुई? तो ये हुई सन 2015 में। ये 215 मिसप्रिंट हो गया है, एक्चुअली ये है सन 2015 में। भारत में डॉटर्स डे कब मनाया जाता है? तो सितंबर के चौथे रविवार को, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, बालिका समृद्धि योजना संबंधित है, तो वो है BPL लड़कियों से, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, ऐसी लड़कियां जो गरीबी रेखाओं से नीचे हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये आपके पूरे 100 क्वेश्चन मैंने समझा दिए हैं, बड़े ही स्लो समझाए आपको,
ताकि आप अच्छे से इसको देख लें और वीडियो को 3-4 बार सुन लीजिएगा, क्योंकि आपके पास कोई और स्टडी मटेरियल अगर नहीं है तो आप इसको सुन लीजिएगा। तो 100 क्वेश्चन ये हो गए 2021 के, 100 क्वेश्चन 2023 के, तो 200 क्वेश्चन हो गए। आप इकोनॉमिक्स MS सेकेंड ईयर सोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट्स, है ना, इसके 2022 के और 2023 के क्वेश्चन पेपर्स और मिलेंगे, तो आपकी काफ़ी हेल्प होगी। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को जरूर शेयर करते रहें ताकि उनको ही पता लग जाए कि जेंडर इकोनॉमिक्स पर मेरी वीडियो अवेलेबल है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।